माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, कल हमने इम्यूनेट इम्यूनिटी के बारे में अभी तक 3 बैरियर्स डिस्कस हो गए। आज का बैरियर बेटा थोड़ा वो टफ है, इस पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि अब बेटा इम्यूनिटी में आपको आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर लगेगा। उसी के साथ बेटा आपका इम्यून सिस्टम भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। पर आज के लेक्चर पे बेटा आप ध्यान देना, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ ये लेक्चर मेरा बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। तो इसलिए खुदा के लिए बेटा आज के लेक्चर पे आप सारे बच्चे नजर रखेंगे रखेंगे बराबर नजर रखेंगे। तो देखिए बेटा, अभी तक अगर आप देखेंगे, हमने बेटा सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी को स्टडी किया। और फिर इनेट इम्यूनिटी में अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि इस पे कुल मिला के 2 लाइंस आती है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। और फर्स्ट लाइन में बेटा हमने सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स पढ़े, अब डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी बेटा बोल चुका हूं। और उसके बाद बेटा फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स स्टडी हुए, जिनको हमने केमिकल बैरियर्स भी कहा, अगर आपको याद होगा। फिर कल के लेक्चर में बेटा मैंने सेकेंड लाइन स्टार्ट किया था, और कल के ही लेक्चर में बेटा मैंने आपको एक और बैरियर से रूबरू करवाया था, एंड दैट्स कॉल्ड एज फाइगोसाइटिक बैरियर्स, और जिसको मैंने एक और नाम दिया था सेल्यूलर बैरियर्स। याद आया? उसके बाद बेटा आज आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, साइटोकाइन बैरियर। ऑल दो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको खाली 2 लाइंस में ही निपटाया है साइटोकाइन बैरियर में, पर आज बेटा साइटोकाइन बैरियर को इन 2 लाइंस के लिए बराबर 1 घंटा बेटा में लगेगा कि ये साइटोकाइन बैरियर क्या है। आज ही के लेक्चर में हम बेटा कंप्लीमेंट सिस्टम भी इसमें लेंगे, आज ही के लेक्चर में हम बेटा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस भी इसमें लेंगे, तो इससे बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो चले बेटा, आज के लेक्चर में अब हम सेकेंड लाइन का लास्ट पड़ाव लेंगे, इनफैक्ट इम्यूनेट इम्यूनिटी का लास्ट पड़ाव लेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर्स। देखिए बेटा, ये साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? दे आर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स। ये बेटा आपको नजर रखने पड़ेगा कि जो साइटोकाइन बैरियर्स है ना, एक्चुअली दे आर प्रोटीनेशियस सबस्टेंस। इसमें कोई दोराया ही नहीं है कि जो आपके बेटा साइटोकाइन बैरियर्स में केमिकल्स आते हैं, क्योंकि केमिकल्स सारे ये एक्चुअली बेटा प्रोटीन्स है, मगर एंटीबॉडीज नहीं, क्योंकि एंटीबॉडीज बेटा खाली बनती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में एक सेल्स के जरिए, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। वो भी बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरह बिहेव करते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के नेचर की होती है एंटीबॉडीज। ये भी बेटा साइटोकाइन बैरियर भी प्रोटीन्स ही होते हैं, हमारी एंटीबॉडीज एक्चुअली होती नहीं है। तो आज के लेक्चर में बेटा अब हम स्टडी करेंगे कि ये साइटोकाइन बैरियर क्या है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा साइटोकाइन बैरियर को खाली 2 वर्ड्स में निपटा दिया है। अगर आप देखोगे बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक ने साइटोकाइन बैरियर्स में लिखा है कि इंटरफेरॉन्स है, और इंटरफेरॉन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, और वो इम्यूनिटी देते हैं उन सेल्स को जो बेटा अभी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए होते हैं। तो ये क्या है? ये बेटा परेशानी हम आगे जाके आपको सब कुछ खत्म करने वाले हैं। तो अब हम बेटा आज डायरेक्टली आएंगे साइटोकाइन बैरियर पे, और देखेंगे ये साइटोकाइन बैरियर्स क्या है। तो चले बेटा, अब आपके स्क्रीन के सामने साइटोकाइन बैरियर आ रहा है। इनफैक्ट बेटा ये 4th बैरियर है जो हम इनेट इम्यूनिटी में स्टडी कर रहे हैं। पहले फिजिकल बैरियर पढ़ा, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ा, बेटा फाइगोसाइटिक बैरियर पढ़ा, तो अब साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइंस आर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स है पर एंटीबॉडीज नहीं है, विच मीडिएट एंड रेगुलेट इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन क्या है वो बाद में देखेंगे, एंड हिमेटोपियोसिस। हिमेटोपियोसिस मींस कि ये बेटा डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज मैंने आपको कहा उसमें न्यूट्रोफिल्स है, उसमें मोनोसाइट्स है, उसमें लिम्फोसाइट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा प्लेयर्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इम्यून सिस्टम। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एन इम्यून स्टिमुलस। और जो साइटोकाइन बैरियर है, खुद ब खुद में तो नहीं बनेंगे ना बेटा, ये तभी बनते हैं जब हमारे बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन और इट्स एंटीजन और टॉक्सिन और एलर्जिन, अगर हमारी बॉडी में आएगा। साइटोकाइंस जनरेटेड बाय मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स। अगर बेटा ये साइटोकाइंस बना रहे हैं मोनोसाइट्स, या फिर बेटा मोनोसाइट से आगे जाके कौन सी सेल्स बनती है? मैक्रोफाजेस, जो हमने कल बोला था। अगर बेटा ये मोनोसाइट्स बना रही है या मैक्रोफाजेस बना रही है, इन साइटोकाइंस को हम उस टाइम कहते हैं मोनोकाइंस।
और अगर ये बेटा एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स बनाती है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, सो एट दैट टाइम वी कॉल देम एज लिम्फोकाइंस। तो आज के बाद बेटा याद रखेंगे कि जो साइटोकाइंस है ये एक्चुअली बेटा इम्यून सेल्स ही बनाती है, चाहे वो मोनोसाइट हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे वो मैक्रोफॉजेस हो। मैक्रोफॉजेस में आपकी 10 सेल हो, हिस्टियोसाइट्स हो जो मैंने कल बोला, कुफार सेल्स हो, डेंड्राइटिक सेल्स हो, या एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स में आपकी बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट्स हो, तो ये साइटोकाइंस बनाते हैं। अगर ये साइटोकाइंस अब बेटा मोनोसाइट्स या मैक्रोफॉजेस बना रहे हैं, जिनको हम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स भी कहते हैं, so at that time such cytokines are called as monokines। और अगर ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एट दैट टाइम वी कॉल देम एज लिम्फोकाइंस। They are generated by monocytes, macrophages, B lymphocytes, T lymphocytes, endothelial cells, mast cells। mast cells बेटा यहां समझ लीजिए क्या है, क्योंकि आगे जाके जब मैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेटा मास्ट सेल्स का जिक्र मिलेगा। मास्ट सेल एक्चुअली बेटा बेसोफिल होती है, नजर रखिएगा बेटा। जैसे मोनो मैक्रोफॉजेस एक्चुअली क्या होती है, मोनोसाइट्स। जब तक बेटा मैक्रोफॉज ब्लड में है तब तक उसको मोनोसाइट कहते हैं। तो ब्लड में मोनोसाइट 1 से 3 दिन रहती है, उसके बाद टिश्यू में आ जाती है और टिश्यू में अब इनको मैक्रोफॉज नाम दिया जाता है। इसी तरह बेटा ब्लड में बेसोफिल है, और जब ये बेसोफिल बेटा डायपिडिसिस के जरिए, कैपिलरीज पोर्स के जरिए टिश्यू में पहुंचेगी, अब इसी बेसोफिल को हम एक नाम देते हैं मास्ट सेल। सो घबराना नहीं कि ये मास्ट सेल क्या है। मास्ट सेल आपको टिश्यूज में मिलती है, मगर कहां से ये बनती है, ये बनती है फ्रॉम बेसोफिल्स। सो यही तो बेटा यहां पे लिखा गया है कि जो साइटोकाइंस है वो मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोफॉजेस प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी सेल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन एंड देयर एंटीजन एंड टॉक्सिन। मगर तब जब बेटा आपकी बॉडी में कोई पैथोजन होगा या उसका एंटीजन होगा या उसका टॉक्सिन होगा। 200 different types of human cytokines have been identified so far। सो बेटा 200 किस्म के साइटोकाइंस आज तक बेटा इंसान की बॉडी में डिस्कवर हो चुके हैं। मगर जो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस अब हम आज के लेक्चर में जो स्टडी करेंगे वो बेटा अब आपके स्क्रीन के सामने। एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइंस आर कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन्स। बस बेटा टेक्स्ट बुक में आपकी खाली इंटरफेरॉन्स लिखा है, उसके बाद बेटा ना उसने कीमोकाइंस का कहीं जिक्र किया है, ना इंटरल्यूकिन्स का कहीं जिक्र हुआ है, ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का कहीं जिक्र हुआ है, ना कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स का कहीं जिक्र हुआ। मगर खुदा के लिए बेटा याद रखना कि जो ये बेटा साइटोकाइन बैरियर्स है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और आपकी सेहत के लिए मैंने खाली 5 चुने। कीमोकाइंस, शाबाश, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। और ये वो बेटा केमिकल्स है, ये वो प्रोटीन्स है जो बेटा इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, मीडिएट करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि जो पैथोजन आपकी बॉडी में आया उसको क्या करे बेटा, न्यूट्रलाइज, उसको खत्म करे। सो ये केमिकल्स भी मदद करते हैं बेटा आपकी इम्यूनिटी को मीडिएट करने में, अपग्रेड करने में, एक्टिवेट करने में। और क्या क्या काम है अब कीमोकाइंस का, क्या काम है इंटरफेरॉन्स का, क्या काम है इंटरल्यूकिन्स का, क्या काम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का, और क्या काम है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स का, यही तो हम एक एक करके अब देखेंगे। और सबसे पहला बेटा जिसपे अब हमारा फोकस होगा, एंड दैट इज कीमोकाइंस। देखिए बेटा अब कीमोकाइंस क्या होता है, प्लीज बेटा नजर यहां पे रखिएगा, खुदा के लिए अब यहां नजर रखो। सपोज यहां पर बेटा अब मेरा स्किन है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, ये स्किन है। इस स्किन के अंदर से बेटा अब यहां पर ब्लड वेसल है, कैपिलरीज है, दिस इज ब्लड कैपिलरीज। नजर बराबर रखो, इन ब्लड कैपिलरीज में आपको पता है बेटा ब्लड चल रहा है। और ये बेटा अब यहां पर जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, दिस डॉट डॉट स्ट्रक्चर, जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है, स्किन और शाबाश आपकी ब्लड कैपिलरीज के बीच में, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज योर स्किन। आप जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, अभी अभी क्या हो रहा है, यहां पर बेटा आपकी जो स्किन है ये कट गया, डैमेज हो गया, और इसी डैमेज स्किन के जरिए अब कोई पैथोजन बेटा अंदर जा रहा है। तो चलिए ये पैथोजन ने एंट्री मारी, ये आपका पैथोजन अब बैक्टीरिया जो है ये अब बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है आपके टिश्यू में,
और अब बेटा आपको इन्फेक्शन हो रही है, तो इसने आपकी फर्स्ट लाइन को ब्रीच किया। अब सेकंड लाइन में बेटा फाइगोसाइटिक बैरियर्स इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फाइगोसाइटिक बैरियर में मैंने कहा कि आपका न्यूट्रोफिल है, याद है ना बेटा कल का लेक्चर, आपका मोनोसाइट है फाइगोसाइटिक बैरियर में, आपके बेटा मैक्रोफॉजेस है आपके शब्द बेटा फाइगोसाइटिक बैरियर में। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, जो आपकी न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है वो आपके ब्लड में चल रही है ना। और बेटा कैसे इन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को पता चल रहा है कि यहां पर अब इंफेक्शन हो रही है, यहां पर बैक्टीरिया आ रहा है। तो देखिए बेटा होगा क्या, जो यहां पे लोकल इम्यून सिस्टम है टिश्यू का, यहां पे बेटा मैक्रोफॉजेस है ना, तो ये मैक्रोफॉजेस क्या करेंगे, ये बेटा कीमोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। और ये कीमोकाइंस क्या करते हैं, अब बेटा यहां पर खुदा के लिए नजर रखो, ये एक किस्म के बेटा गाइड होते हैं, ये एक किस्म के बेटा यहां पे मदद करते हैं कि जो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स है मोनोसाइट्स है, एक तरह से इनको बुलाते हैं जरा इधर की ओर आ जाओ, यहां पर इन्फेक्टिव है, यहां पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है, यहां पे बैक्टीरिया है, यहां पे इस बैक्टीरिया का एंटीजन है, यहां पर ये एलर्जिन सबस्टेंस है, जरा जल्दी यहां पे आ जाओ और इसको खत्म करो। और ये मैक्रोफॉजेस जो लोकली यहां पे प्रेजेंट होते हैं, जब ये इन बैक्टीरिया को खाते हैं तो ये बेटा कीमोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये कीमोकाइंस क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल से, जो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स होती है और मोनोसाइट्स होती है, इनको मजबूर करते हैं डायपेडिसिस के जरिए ब्लड कैपिलरी से निकालने में, और फिर कहां पे पहुंचाने में बेटा, इनटू द टिश्यू, ताकि बेटा ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स यहां रिक्रूट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट्स यहां रिक्रूट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यहां पे आ जाए। और जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी यहां पर आएगी, वो इस बैक्टीरिया को खाएगी, और जब खाएगी तो उसके बाद बेटा इसके एंटीजन को अलग निकालेगी, फिर एमएससी सेकंड के जरिए इसके एंटीजन को कहां पे लाएगी बेटा, सरफेस पे, फिर लिम्फ के जरिए जाएगी और पहुंचेगी बेटा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के पास, और उनको कहेगी आप अभी चुप करके बैठे हो, इस किस्म का एंटीजन आपकी बॉडी में आया है, जरा इसको न्यूट्रलाइज करो, जरा इसको खत्म करो। और फिर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पागल कुत्तों की तरह बेटा ब्लड में आ जाते हैं, टिश्यूज में जाते हैं, लिम्फ में फैलते हैं, और देखते हैं कि कहां पे इस किस्म का पैथोजन है जिसके पास इस किस्म का एंटीजन है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो गए थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो दैट मींस कि बेटा जो ये कीमोकाइनिन्स है, ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टेंट्स है, ये अट्रैक्ट करते हैं बेटा किन सेल्स को, इम्यून सेल्स को, चाहे वो बेटा इनेट इम्यूनिटी की सेल्स हो, चाहे वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की सेल्स हो, टी लिम्फोसाइट्स हो, बी लिम्फोसाइट्स हो, ये इनको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन, और फिर रिक्रूट करता है टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन, ताकि ये बैक्टीरिया जो है इसको खत्म किया जाए। अगर बेटा ये केमिकल अट्रैक्टेंट्स नहीं होते, अगर ये अट्रैक्टिव सबस्टेंसेस नहीं होते, अगर ये बेटा कीमोटैक्सिक सबस्टेंसेस नहीं निकलते, तो बेटा कैसे इन सेल्स को पता चलता कि कहां पे ये बेटा शाबाश बैक्टीरिया अपना खेल खेल रहा है, अपना गंदा डिजाइन खेल रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमार करने की फितरत रख रहा है। So they are secreted by different types of cells and serve to guide the cells of both innate means neutrophils, monocytes, and adaptive immune system. Adaptive immune system is T lymphocytes and B lymphocytes toward the site of infection. ताकि बेटा ये अट्रैक्ट हो जाए कहां की ओर, टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ these chemokines. They also help in proliferation and activation of NK cells. ये नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था, अगर आपको याद होगा, जो NK सेल है ये एक्चुअली बेटा एक लिम्फोसाइट ही है, मगर इस पे ना T रिसेप्टर है ना B रिसेप्टर है, तो इसीलिए बेटा जो लिम्फोसाइट्स विदाउट रिसेप्टर्स होती है, दे आर कॉल्ड एज NK सेल्स। मगर तोशो पाए कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स तब तक एक्टिव नहीं हो जाती है जब तक अल्लाह पाक की कसम उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट ना करे। मगर जो एनके सेल्स है, ये इस किस्म के लिम्फोसाइट्स है, ये बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बेटा उन पे मोहताज नहीं होते हैं एक्टिवेशन के लिए। ये पहुंचते हैं बेटा टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन, और वहां पे बेटा शाबाश उस बैक्टीरिया को या वायरल इंफेक्टेड सेल को खत्म कर देते हैं। तो कैसे बेटा, जब कीमोकाइंस निकलते हैं वो एन के सेल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन। अगर वहां पे वायरस इंफेक्टेड सेल है तो ये नेचुरल किलर सेल उसको खा देती है। कैसे? सिंपली बाय रिलीजिंग परफोरिन्स। और ये परफोरिन्स क्या करेंगे, वायरल इंफेक्टेड सेल्स में सुराख करते हैं करेंगे और सेल को मार डालेंगे, जिसकी वजह से वायरस भी मर जाता है। सो दिस इज द रोल ऑफ योर कीमोकाइंस। अगला इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। इंटरफेरॉन्स, इस पे नजर रखना बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में लिखा है। देखिए बेटा, जो इंटरफेरॉन्स है बहुत जबरदस्त बेटा साइटोकाइंस है, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा काम इस टाइम चल रहा है।
और आज बेटा अगर हम कैंसर्स को ट्रीट करने में कामयाब हो गए ना, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे जैसे कैपोसी सार्कोमा है, लिवर कैंसर है, तो हम बेटा आजकल की दुनिया में उसको एक ट्रीटमेंट भी देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बेटा एक कैंसर में लिखा है, एंड दैट्स अल्फा इंटरफेरॉन्स, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स। और इन्हीं इंटरफेरॉन्स को पहली बार डिस्कवर किया बेटा दो साइंटिस्टों ने, एक का नाम था एलिक इसैक्स और दूसरे का नाम था जीन लिंडेमैन। और 1957 में इन दो साइंटिस्टों ने बेटा इस इंटरफेरॉन को डिस्कस किया। हो सकता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरॉन, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बस बेटा इतना आप लिखना, आगे नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना, बाकी हराम है। अगर इतना भी लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा अब ये इंटरफेरॉन्स क्या है, इनको क्यों बोला जाता है इंटरफेरॉन्स, इंटरफियर, दैट मींस किसी न किसी जगह इंटरफियर करते हैं। कहां पे? इंटरफेरॉन्स आर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू इंटरफियर विद द वायरल रेप्लिकेशन बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम वायरस इंफेक्शन। ये जबरदस्त पॉइंट है इनका, कैसे ये सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन, वही बेटा मैं अभी आपको कुछ देर के बाद समझाऊंगा। अब ये बेटा वायरल सेल्स को प्रोटेक्ट खाली वायरल इंफेक्शन से ही नहीं करते, इनका और भी काम है। दे आल्सो हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एनके सेल्स। सो जैसे कीमोकाइंस एनके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उसी तरह इंटरफेरॉन्स भी एनके सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। क्योंकि एनके सेल्स का दो रोल है, एक तो एनके सेल्स बेटा मार डालती है, नेचुरल किलर सेल्स, दो सेल्स को मारने की ताकत रखती है, एक उनको उन सेल्स को जिनमें वायरस है, वायरल इंफेक्शन है, और दूसरे बेटा कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को। सो एनके सेल्स को अल्लाह पाक ने इन दो सेल्स के लिए बनाया है। आपको जी उन सेल्स को मारना है जिनमें वायरस है, और दूसरा उन सेल्स को मारना है जिनमें ट्यूमर है, जिनमें एबनॉर्मल कंट्रोल, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सर तिलने गोस्तास वायरल इंफेक्शन गस्ती, तिलने गोस्तास ट्यूमर या कैंसर गसनुई अगर ऐसे एनके सेल्स, अगर ऐसे इंटरफेरॉन्स। मगर बेटा मैंने आपको कहा ना कि इन कैंसर सेल्स ने भी अब बेटा कुछ ऐसा सीखा है कि इन एनके सेल्स को चकमा देती है। इन वायरसेस ने भी बेटा अब कुछ ऐसा सीखा है कि इंटरफेरॉन्स को और एनके सेल्स को चकमा देती। सो इसी को हम बेटा एक बैनर के तले पढ़ते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज इम्यून इवेजन। इम्यून इवेजन बेटा हम एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर इन पैथोजेंस ने अब सीखा है कि इम्यून सिस्टम को कैसे बेटा टक्कर देनी है, इम्यून सिस्टम को कैसे चकमा देना है ताकि इंसान बीमार हो जाए। नतमक अच्छी वायरल के कोरोना वायरस ऐसे इंटरफेरेंस दिखे, ऐसे एनके सेल्स थे, ऐसे कुछ तो कोरोना वायरस गस नहीं, मगर इस कोरोना वायरस ने भी बेटा कुछ खेल ऐसे सीखे जिसकी वजह से चकमा देता है हमारी एनके सेल्स को भी और इंटरफेरेंस को भी बेटा कमजोर कर देता है। कैसे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको पढ़ाने बैठूंगा फिर तो वो बेटा एक सब्जेक्ट बनेगा, फिर कहानी इतनी लंबी हो जाएगी कि उसका कोई किनारा ही नहीं मिलेगा बेटा। तो इसलिए बेटा किनारा ढूंढना बंद कीजिएगा, हम बेटा उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी सेहत के लिए और हमारे नीट के लिए बहुत काफी है, ताकि आपको अपनी टेक्स्ट बुक बेटा पढ़ने की सलाहियत आ जाए। क्योंकि जिसने बेटा टेक्स्ट बुक को पढ़ने की सलाहियत डेवलप की, कंसेप्ट अपने क्लियर किए, वो बेटा नीट में 100% मार्क्स बायोलॉजी में लाएगा। हमारा एक बच्चा है बेटा जिसने 90 में से 90 क्वेश्चन कर डाले। नहीं तो बेटा आज का लेक्चर, आज का जो नीट था वो उतना टफ नहीं था। पर अगले साल तो बेटा, इस साल इन्होंने कोरोना वायरस की वजह से पेपर को बहुत आसान निकाला, अगले साल तो कंडीशंस कुछ अलग रहेंगी ना बेटा, क्योंकि एम्स भी अब इसके साथ मर्ज हुआ है, तो स्टैंडर्ड्स तो रेज होते जाएंगे। अब बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, अब जो ये आपके इंटरफेरॉन्स है, ये खाली सेल्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करते अगेंस्ट द वायरसेस, ये बेटा एनके सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, ये मैक्रोफॉज को भी एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैक्रोफॉज इंटरफेरॉन बनाओ, इंटरफेरॉन मैक्रोफॉज एक्टिव करा। सो दैट मींस कि अगर हम देखेंगे जो इम्यून सिस्टम है, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है इन सेल्स का। इशू पास बेटा मैक्रोफॉज बनो, इंटरफेरॉन, फिर जब मैक्रोफॉज इंटरफेरॉन बनाता है, फिर ये इंटरफेरॉन बाकी मैक्रोफॉज को भी एक्टिव कर देता है, ताकि बेटा एक कलेक्टिव एफर्ट डिजाइन हो जाए अगेंस्ट दिस पैथोजन। इम्यून सिस्टम कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ वर्क है फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से बेटा इतना सटीक इम्यून सिस्टम जनरेट होता है। वहां से भी हमला, यहां से भी हमला, एनके सेल्स भी हमला, मैक्रोफॉजेस भी हमला, टी लिम्फोसाइट्स का भी हमला, बी लिम्फोसाइट्स का भी हमला, मोनोसाइट्स का भी हमला, न्यूट्रोफिल्स का भी हमला, और एक कलेक्टिव एफर्ट के जरिए इस पैथोजन की धज्जियां उड़ाई जाती है। और आमतौर बेटा हमेशा इम्यून सिस्टम ही फिर जीत के निकल के जाता है। अगर मुझे कहता है कि इस लड़ाई में आमतौर कौन जीत के निकल के जाता है, अल्टीमेट अल्लाह पाक की कसम जीत होती है इम्यून सिस्टम की। हाँ, जहां पर अब मरेगा इंसान, समझ मांगे उसमें क्या कहेंगे, वहां तो पैथोजन नहीं बेटा बाजी मार।
मैक्सिमम टाइम बेटा हमारा इम्यून सिस्टम ही जीत के निकल के आता है। कितना वायरस आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली जाता है, कितने बैक्टीरिया बेटा खाने के जरिए, पानी के जरिए आपकी बॉडी में चले जाते हैं। आपने भी बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर सुना होगा, जिनको कोरोना वायरस हुआ होगा, पर उनको पता ही नहीं है कि हमें कोरोना वायरस हुआ, क्योंकि 90 बेटा अब रिपोर्ट्स है 85% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम आता ही नहीं है। मैंने अभी तक बेटा 14 लोग देखे जिनको कोरोना वायरस, जो ना हमारे रिलेटिव्स थे, 14 लोगों में अल्लाह पाक की कसम बेटा खाली एक में बेटा एक की डेथ हो गई, बाकी जो 13 थे उनमें कोई सिम्टम भी नहीं आया। मेरे फादर इन लॉ की डेथ बेटा कोरोना वायरस की वजह से हुए, बाकी जो 13 लोग उसकी वजह से इन्फेक्ट हुए थे उनमें एक सिम्टम भी नहीं आया बेटा। सो ये तो मेरे घर की कहानी है बेटा। सो दैट मीन्स कि बेटा आमतौर इम्यून सिस्टम ही फिर जोर लगाता है और हमारी बॉडी को इन पैथोजन से नजात दिलवाता है, क्योंकि ये पैथोजन बेटा इसी फितरत में रहते हैं कि कब हम इंसान के जिस्म में जाए, मल्टीप्लाई करे, शेल्टर ले और इस इंसान को बीमार करे। ये एक्चुअली बेटा खाने के घर से हमारी बॉडी में आते हैं, शेल्टर के घर से हमारी बॉडी में आते, बाई चांस हमारी बॉडी में आते और हमें बीमार करके छोड़ देते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम बेटा इनके साथ एंड तक लड़ता है और अल्टीमेटली कामयाबी बेटा ज्यादातर हमारे इम्यून सिस्टम की हो जाती है। उसके बाद बेटा ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास सेकंड इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यही नहीं रुकता इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स बेटा उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, जो मैंने कल कहा था डेंड्राइटिक सेल्स, जिनका मेन काम होता है पैथोजन को खाओ, उसके बाद उसके एंटीजन को अलग निकालो, फिर एमएससी क्लास सेकंड के जरिए इस एंटीजन को अपनी सरफेस पे लाओ और फिर टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के सामने पेश करके लाओ कि ये एंटीजन आपकी बॉडी में आया है, इसके खिलाफ काम करो। अभी आप चुप करके बैठे हो, तो ये उस एमएससी क्लास सेकंड एक्सप्रेशन को भी एनहांस करवाता है किन में बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस है बेटा इंटरफेरॉन्स की। इंटरफेरॉन्स आर मोस्ट सिक्रेटेड। अब इस पॉइंट पे नजर है, ये नीट की दावेदारी कर रहा है, ये नीट की दावेदारी कर रहा है, क्योंकि आज तक बेटा ये नीट में नहीं आया है। इंटरफेरॉन्स आर मोस्टली सिक्रेटेड बाय सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरस। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, इस पॉइंट को मुझे बेटा यहां पे समझाना है, क्योंकि ये टेक्स्ट का पॉइंट है और आज तक नीट में कभी नहीं आया। दावेदारी तो सटीक है। अब बेटा सपोज ये एक सेल है, इस सेल में वायरस गया, और याद रखना बेटा जो कोई भी वायरस है, चाहे वो आरएनए वायरस है, चाहे वो डीएनए वायरस है, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, चाहे वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, चाहे वो बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, कोई भी वायरस है, प्लांट वायरस है, आरएनए वायरस बेटा, एनिमल वायरस है, बैक्टीरियल वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, कोई भी वायरस हो बेटा, इसकी फितरत है ये सेल के अंदर चला जाता है, होस्ट सेल के अंदर। क्यों बेटा ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है? क्योंकि इस बेचारे के पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती है। क्या होता है ये बेटा आपका वायरस? इसमें बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए। इसी डीएनए और आरएनए के इर्द गिर्द बेटा कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं, और इसी कैप्सिड प्रोटीन के इर्द गिर्द बेटा एनवलप होता है, और इसी एनवलप प्रोटीन के ऊपर स्पाइक्स रहते हैं। बस ये आपका वायरस है। न कहीं राइबोसोम, न कहीं साइटोप्लाज्म, न कहीं ईआर, न कहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं। इसके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है, इसलिए वायरस बेटा सेल के अंदर जाता है और फिर सेल को इन्फेक्ट करता है, सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। अब जब बेटा ये सेल है, क्योंकि सेल बेटा ये टिश्यू है, इस टिश्यू में हजारों सेल्स है। अब बेटा एक सेल में ये वायरस गया, अब ये वायरस बेटा सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। और याद रखना बेटा, जिस सेल में वायरस गया, ये याद रखना, ये बेटा समझने की बात है, जिस सेल में वायरस गया, दुनिया का कोई ताकत अब उसको नहीं बचा सकता। इस सेल को बेटा मरना है, क्योंकि जब वायरस इसके अंदर गया तो वायरस इसकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को हाईजैक करेगा, या अपने लिए प्रोटीन्स बनाएगा वायरस। सेल का पूरा तवज्जो बेटा, अब जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का तवज्जो है वो वायरस की ओर चला जाएगा। सो वायरस इनफैक्ट बेटा इस सेल को हाईजैक कर देता है, इसकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को हाईजैक करता है। तो नतीजन तौर पे अब वायरल प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर बेटा बहुत रफ्तार से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी वजह से सेल बर्स्ट होती है, और ये वायरल प्रोटीन्स कहां निकलते हैं? बाहर। और ये वायरस कहां निकलता है? बाहर। अब जब ये वायरस बाहर निकला, ये इस सेल को इन्फेक्ट करेगा ना, इस सेल को भी, 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 और ये एक्सपोनेंशियली बेटा अब सेल्स को इन्फेक्ट करता जाएगा ना, और विद इन फ्यू आवर से इंसान की तमाम सेल्स को खत्म करेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। मगर फिर भी बेटा ये पूरी सेल्स को, हर किसी सेल को अब इन्फेक्ट कर नहीं पाता है। देखिए वजह, गौर से देखिएगा प्लीज बेटा, यहां नजर रखिएगा प्लीज। ये अब एक सेल है, ये इसके इर्द गिर्द ढेर सारी सेल्स, टिश्यू है ना बेटा।
अब अभी अभी इस सेल में ये वायरस गया, एक क्या बेटा बाहर रेड कलर से थी, वायरस गया। अब इस सेल को बेटा मारना है, दुनिया की कोई ताकत इसको अब इस वायरस के चंगुल से आजाद नहीं कर सकती है, इसको तो मारना है। और मरते मरते ये सेल क्या करती है, एक रहमु करम करती है, ये इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है। और ये इंटरफेरॉन्स अब क्या करते हैं, ये बेटा अब इन एडजेसेंट सेल्स में चले जाते हैं इंटरफेरॉन्स। और जब ये इंटरफेरॉन्स बेटा डिफ्यूजन के जरिए इन एडजेसेंट सेल्स में बन जाते हैं, तो इन एडजेसेंट सेल्स में एक प्रोटीन बनाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशनल इनहिबिशन प्रोटीन। और जो ट्रांसलेशनल इनहिबिशन प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड टिप, TIP, टिप। ये अब इन सेल्स में बनता है, इस सेल में भी टिप बना, इस सेल में भी टिप बना, इस सेल में भी टिप बना, इस सेल में भी टिप बना। जिस जिस सेल में इंटरफेरॉन डिफ्यूजन के जरिए गया, तो ये बेटा अब टिप बनाएगी। अब जब ये सेल मरेगी, इसको तो मरना है ना, दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं बचा सकता है, तो वायरल प्रोटीन्स बाहर आएंगे ना। तो अब जो ही वायरल प्रोटीन इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, वहां पे ऑलरेडी पहले ही है ना टिप। और ये टिप क्या करेगा, ये इस वायरस के बेटा प्रोटीन को, वायरस के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देगा, या इस वायरस के प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अब ये वायरस बेटा इन सेल्स में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। और जब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो इन सेल्स को बेटा इम्यूनिटी मिली ना अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन। तो क्या मैं आपके साथ बोलूं, जब भी आपके टिश्यू में किसी सेल में वायरस जाता है, तो मरते मरते ये सेल बेटा इंटरफेरॉन्स बनाती है, और ये इंटरफेरॉन्स तमाम एडजेसेंट सेल्स में चला जाता है, और इन एडजेसेंट सेल्स में जाते ये बेटा टिप बनाता है, ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन। और जब वायरस अब बेटा इन सेल्स में आता है, तो ये सेल्स बेटा अब उस वायरस के साथ बहुत बखूबी से, बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है, ये उसको रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई करने ही नहीं देती। और जब मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अब ये वायरस बेटा इस सेल का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो इससे बेटा अब इंटरफेरॉन ने इन सेल्स को इम्यून बनाया ना अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन। सो सच इज द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। और इसीलिए बेटा मैंने क्या गलत यहां पर किया कि इंटरफेरॉन्स आर मोस्टली सिक्रेटेड बाय द सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरस। और इसको बेटा नीट के लिए आप याद रखेगा, 221 में इसके आने के चांसेस लगेंगे, क्योंकि आज तक नीट में कभी नहीं आया। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन निकालना है ना एग्जाम में। However, it is also produced by fibroblast। अब जरूरी नहीं है कि ये खाली वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही निकलेगा, इसको फाइब्रोब्लास्ट भी बनाते हैं, मैक्रोफॉजेस भी बनाते हैं, और टी हेल्पर सेल्स भी बनाते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर ये टी हेल्पर सेल क्या है। देखिए बेटा, आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट जो है, ये तो आपने सुना है, ये 4 किस्म की होती है। टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, इसको मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा जब मैं टी लिम्फोसाइट्स पढ़ाऊंगा, शाबाश। उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। सो ये 4 किस्म का होता है। और इसीलिए बेटा मैंने कहा कि टी लिम्फोसाइट्स में जो मेन प्लेयर है, दैट इज टी हेल्पर सेल, उसकी वजह से भी वो भी बेटा इंटरफेरॉन्स बनाती है जब वो एक्टिवेट हो जाती है। इंटरफेरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये 3 किस्म के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी चले बेटा, स्क्रीनशॉट लिया इसका, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा आपने अभी देखा कि इंटरफेरॉन्स कुल मिला के 3 किस्म के, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा कौन कौन बनाता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट आर द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, मैक्रोफॉजेस, ये आपने कल पढ़ा, और इंटरफेरॉन अल गामा जो है वो बनाते हैं टी हेल्पर सेल्स। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरफेरॉन्स 3 किस्म के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफॉजेस बनाते हैं, और इंटरफेरॉन गामा टी हेल्पर सेल्स बनाते हैं। अगला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चले बेटा अगला, फंक्शंस ऑफ इंटरफेरॉन्स। Interferons provide immunity to normal cells against viral infection। अभी मैंने बोला, they produce translational inhibition protein within the normal cells which inhibits multiplication of virus। अभी पढ़ाया। उसके बाद अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इस पे नजर रखना बेटा। कैंसर में लिखा आपकी टेक्स्ट बुक में, अल्फा इंटरफेरॉन्स आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट कैपोसी सार्कोमा एंड लिवर कैंसर। बट टेक्स्ट बुक ने लिखा है वहां पे अल्फा इंटरफेरॉन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। मगर किन कैंसर्स के खिलाफ बेटा इनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा देखी गई है? कैपोसी सार्कोमा और लिवर कैंसर। इसलिए बेटा जिसको कैपोसी सार्कोमा होता है, या बेटा सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा मींस कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, और लिवर कैंसर होता है, उनको हम आमतौर बेटा एक ट्रीटमेंट देते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं।
अब बेटा अगर आप देखेंगे ये वायरस है, इस वायरस में बेटा इस सेल में अब वायरस गया, ये वायरस सेल में गया तो बनी नहीं इन्फेक्टेड सेल, तो ये मरते मरते क्या बनाती है बेटा, इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन बीटा, जो बेटा एक सेल को अब बनाती है रेजिस्टेंट अगेंस्ट द वायरस। इसी तरह बेटा अगर आप देखेंगे एंटीजन है, वायरल एंटीजन है, अब टी लिम्फोसाइट्स ने या टी हेल्पर सेल्स ने क्या बनाया बेटा, शाबाश, इन अल्फा इंटरफेरॉन गामा, तो ये अल्फा इंटरफेरॉन गामा सेल को रेजिस्ट बनाएगा अगेंस्ट द वायरस। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, इंटरल्यूकिन्स। अब हम बेटा एक और साइटोकाइन की ओर आएंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरल्यूकिन। पहले हमने कीमोकाइंस पढ़े जो कीमोटैक्सिस करते थे, इम्यून सेल्स को बेटा बुलाते थे टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग डिजाइन हो जाए अगेंस्ट द पैथोजन और इट्स टॉक्सिन्स। उसके बाद बेटा हमने इंटरफेरॉन्स पढ़ा जहां पे हमने ज्यादातर वायरल इंफेक्टेड सेल्स को स्टडी किया जो मरते मरते इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर बेटा एडजेसेंट सेल्स में जाते हैं और एडजेसेंट सेल्स को इम्यूनिटी देते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ टिप, ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन, जो फिर वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करने देता इन सेल्स में। उसके बाद तीसरा जो है दैट इज इंटरल्यूकिन्स। अब हम बेटा देखेंगे कि ये इंटरल्यूकिन क्या है। Interleukin are proteinaceous signaling cytokines synthesized by T helper cells, monocytes, fibroblast, macrophages। तमाम इम्यून सेल्स बना, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है, समझ में आ गया, और फिर कलेक्टिव एफर्ट्स के जरिए इस एंटीजन को बेटा या पैथोजन को खत्म किया जाता है। So far 50 types of interleukins have been discovered and important ones are। बस बेटा यहां पर मैंने वही पढ़ाना है जो मेरे काम की चीज है, नहीं तो 50 किस्म के इंटरल्यूकिन्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं जो इम्यूनिटी को, शाबाश बेटा, इम्यून सिस्टम को मीडिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एट द टाइम ऑफ इंफेक्शन। सबसे पहला इंटरल्यूकिन 1 पढ़ाया गया कल, मोस्टली सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस एंड इंड्यूसेस फीवर। याद करो कल का लेक्चर, और मैंने कहा था कि जब फीवर आ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो हमारे लिए एक एडवांटेज होती है। एडवांटेज क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बेटा एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा होती है और फ्री आयरन लेवल्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद इंटरल्यूकिन 2, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, सिक्रेटेड बाय टी हेल्पर सेल। बेटा ये टी हेल्पर सेल यह अल्लाह ताला से बेटा फिर अल्टीमेट खतरनाक इम्यून रेस्पॉन्स यही से बेटा जनरेट होता है। यही वजह है कि बेटा जिनको एड्स होता है, पढ़ाऊंगा ना बेटा एड्स में, जिनको एड्स होता है उनको क्यों बेटा मुसीबत उठता है, क्योंकि ये HIV वायरस जो है ये इन्हीं टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है और दिन ब दिन इनका नंबर कम कर देता है। और जब इनका नंबर कम होता है, ना टी लिम्फोसाइट्स काम कर पाते और ना ही बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स है, नो डाउट बेटा टी हेल्पर सेल्स जो है, नो डाउट इट्स द पार्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मगर यही टी हेल्पर सेल बेटा टी लिम्फोसाइट्स की भी फिर आगे जाके एक्टिवेशन करती है और बी लिम्फोसाइट्स की भी आगे जाके एक्टिवेशन कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टी हेल्पर सेल्स। इंटरल्यूकिन 2 जो है, अब ये इनको कौन प्रोड्यूस करता है? टी हेल्पर सेल्स। मगर कब टी हेल्पर सेल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं? मैंने बार बार आपको बोला, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली जो टी हेल्पर सेल है, जो मेन बेटा प्लेयर है टी लिम्फोसाइट्स की, ये चुप करके बैठे होते हैं लिम्फ में, आमतौर लिम्फ नोड्स में, लिम्फ टिश्यूज में चुप करके बैठे होते हैं, महाराजा की तरह बेटा चुप करके। जब तक इनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं आती है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को लेकर पेश करती है कि ये किस्म का एंटीजन आपकी बॉडी में है, सर आप खड़े हो जाओ, जाग जाओ, एक्टिव हो जाओ, और वंस बेटा APC सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इन टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, तो ये अलर्ट हो जाते हैं और एक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 2। अब देखिए बेटा इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, जब ये टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 2 बनाती है, तो ये इंटरल्यूकिन 2 अब बेटा टी लिम्फोसाइट्स को मजबूर करती है पॉलिफरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ताकि टी लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, और शब्द डिफरेंशिएशन में, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बेटा फिर डिवाइड होती है और बनाती है टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। सो जब तक बेटा टी हेल्पर सेल्स, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स ना कुछ होते हैं ना बेटा हमारी बॉडी में,
सो जब टी हेल्पर सेल्स बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उनको एक्टिवेट कर देती है तो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करती है। यही इंटरल्यूकिन 2 अब बेटा जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनको मल्टीप्लाई करवाता, उनका नंबर इंक्रीज करता, उनको डिफरेंशिएट करवाता इनटू टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, जिसको ऐसे टी हेल्पर सेल्स और बनती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और बनती है, टी सप्रेसर सेल ज्यादा से ज्यादा बनती है, टी मेमोरी सेल्स बनती है। मेमोरी सेल्स क्यों, वो कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा जब मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा। सो ये खुद को ही बेटा एक्टिवेट कर देती है, अपने ही ग्रुप ऑफ सेल्स को एक्टिवेट करती है। एंड अपने ही ग्रुप ऑफ सेल्स कौन है, टी लिम्फोसाइट्स। कौन, मगर इंटरल्यूकिन 2। और तब तक नहीं जब तक टी हेल्पर सेल्स बेटा सेंसिटाइज नहीं हो जाएंगे विद एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके बाद अगला इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5। ये भी बेटा टी हेल्पर सेल्स ही बेटा प्रोड्यूस करते हैं। तो वो नहीं टी हेल्पर सेल हरफन मामला, इसके बगैर तो इम्यून सिस्टम का हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये सेल ना होती तो हम बर्बाद हो जाते, हमें हर किसी में एड्स जैसे सिम्टम आ जाते। तो जो अब ये बेटा एक्टिवेटेड मींस इट्स कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज एक्टिवेट करे तब पे वो इस नाम एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल। दे हेल्प इन डिफरेंशिएशन एंड proliferation ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स बेटा जो है ये क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। और अल्लाह पाक की कसम तब तक ये एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगी जब तक बेटा टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 3, 4 और 5 प्रोड्यूस नहीं करेगा। So such is the role of these interleukins. Interleukins की ही वजह से T हेल्प लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्हीं इंटरल्यूकिन्स की वजह से B लिम्फोसाइट्स बेटा एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज बना गए, ताकि बेटा इम्यून सिस्टम अब बहुत खतरनाक तरीके से, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अब बहुत खतरनाक तरीके से हावी हो जाए इस पैथोजन में, उसको बर्बाद करके छोड़े और हमें बेटा बीमारी से बचाए। मगर जो बेटा इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सोलर सिस्टम है वो कौन है बेटा, टी हेल्पर सेल्स। सो टी हेल्पर सेल्स ही टी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करती है और टी हेल्पर सेल्स ही बेटा बी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करती है। कैसे, टी लिम्फोसाइट्स को इंटरल्यूकिन 2 के जरिए और बेटा बी लिम्फोसाइट्स को इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5। मगर तब तक टी हेल्पर सेल काम नहीं करेगी जब तक बेटा शाबाश उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं मिलेगी। तो अगर मैं बेटा यहां पे आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा तो देखिए बेटा 1 मिनट के लिए मैं यहां पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। प्लीज बेटा नजर यहां पे रखिएगा। सपोज ये मेरे बॉडी में पैथोजन आया, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। अब इस पैथोजन पे फर्स्ट लाइन भी टूट पड़ी, इस पैथोजन पे बेटा अब सेकेंड लाइन भी टूट पड़ी। तो सेकेंड लाइन जब इस पे टूट पड़ी, जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अब मैक्रोफॉजेस इस पे टूट पड़ रहे हैं। ठीक, अब जो मैक्रोफॉजेस है जब ये इस पे टूट पड़ते हैं तो ये इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से बेटा फीवर चढ़ेगा। उसके बाद बेटा अब इस पे एक और सेल टूट पड़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा शाबाश एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन पैथोजेंस को, कोई पैथोजन, हजारों पैथोजेंस है ना, करोड़ों पैथोजेंस है ना जो हमारी बॉडी में आ चुके हैं। सो कुछ ने फर्स्ट लाइन ने काम किया, सेकंड लाइन ने काम किया, सेकंड लाइन में मैक्रोफॉजेस ने काम किया, सेकंड लाइन में एपीसी ने काम किया, और एपीसी देखिए अब क्या करेगी, ये इस एंटीजन को या इस बैक्टीरिया को खाएगी, इसके एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ एमएचसी सेकंड कहां पर लाएगी बेटा, ऑन द सरफेस। ये सरफेस पे बेटा अब इस एंटीजन का पैथोजन आया, सॉरी इस पैथोजन का एंटीजन आया, ये इसका एंटीजन है। उसके बाद बेटा अब ये लिम्फ के जरिए जाएंगे एक सेल के पास एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल। और ये टी हेल्पर सेल को बेटा दिखाएगी, एक्टिवेट करेगी कि इस किस्म का एंटीजन आया है, जरा इसको देख लो, इसके खिलाफ काम करो। और टी हेल्पर सेल उसी टाइम क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा। और ये टी इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, ये टी इंटरल्यूकिन 2 अब टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। So, अब ज्यादा से ज्यादा टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे अगेंस्ट दिस पैथोजन, और उसी टाइम बेटा ये प्रोड्यूस करेगा इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5। और ये इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5 क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। और बी लिम्फोसाइट्स बेटा अब इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। बोना सटीक हमलो बेटा फर्स्ट लाइन से भी, सेकंड लाइन से भी, और अब बेटा थर्ड लाइन से भी। और थर्ड लाइन तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ना होती तो टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। तो टी हेल्पर सेल्स अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनेगा, इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनेगा तो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 नहीं बनेगा, और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे और एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। सो जब सब कुछ ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म। ये बेटा निचोड़ है इम्यूनिटी का।
तो ये टी लिम्फोसाइट्स अब इस पैथोजन पे टूट पड़ेंगे, यहां से एंटीबॉडीज बेटा इस पैथोजन पे टूट पड़ेंगे। वो ना ऑल राउंड बेटा कलेक्टिव एफोर्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, बहुत जरूरत लगेगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बेटा, चलिए बेटा वापस आएंगे हम किस पे, शाबाश इंटरल्यूकिन्स पे। तो यही तो बेटा हमने इंटरल्यूकिन्स पे आपको पढ़ाया था कि जो इंटरल्यूकिन्स है वो मेनली बेटा 50 किस्म के, और यहां पर मैंने 1 2 3 4 और 5 के बारे में आपको बोला, बस बहुत काफी है। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इज द मोस्ट वेल नोन मेंबर ऑफ दिस क्लास। इसमें भी बहुत सारे किस्म होते हैं, मगर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है वो सबसे कॉमन बेटा इसमें बेटा मेंबर है। It is mostly produced by macrophages, हर फॉर्मूला। However, it can be also produced by T helper cells, NK cells, mast cells, etc. T alpha beta tumor necrosis factor alpha interacts with tumor cells to trigger cytolysis and cell death, apoptosis, and also promotes inflammatory response. अब देखिए बेटा इसको क्यों हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं। सपोज यहां पर एक ट्यूमरस सेल है। ट्यूमरस सेल मींस कि बेटा ये कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल है, इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है। तो अब बेटा अगर इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है तो सब एनके सेल आएगी इसको खत्म करने के लिए, और फिर बेटा बाकी सेल्स क्या करेंगे, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बनाएंगे, और ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा के वजह से भी ये कैंसर सेल जो है इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी एपोप्टोसिस की जाएगी। एपोप्टोसिस मींस सेल डेथ। सो साइटोलाइसिस बेटा करता है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कैंसर सेल के टुकड़े टुकड़े करता है, उसको मार डालता है। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, फिलहाल आपने देखा कि कैंसर सेल्स के खिलाफ दो चीजें काम करती है। एक तो डायरेक्टली एक सेल काम करती है सेल्यूलर बैरियर में, दैट्स एनके सेल्स, और साइटोकाइन बैरियर में एक केमिकल इनके खिलाफ काम करता है, एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। मगर इतना होने के बावजूद भी बेटा हमें कैंसर हो जाता है। मगर इथे जो तो याद कि कैंसर सेल हर कहीं बना नहीं आसान बना अंदर की कैंसर सेल्स, मगर एनके सेल्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हमारे कैंसर सेल्स को कंटिन्यूसली मार डालती। फिर कभी कभी किसी इंसान को कैंसर क्यों होता है, उसमें कैंसर सेल्स बेटा इस तरीके से मॉडिफाई हुई होती है कि उसने एनके सेल्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को चकमा देती है, इवेड करती थी ये बेटा, इनको चकमा देती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स फिर फ्लोरिश करती है और एक इंसान को फुल फ्लेज कैंसर हो जाता है। नहीं तो बेटा कैंसर सेल्स कंटिन्यूसली बना अच्छी म्यूटेशंस गछा, जिसकी वजह से बेटा कैंसर सेल्स बनती है। शुक्र करो एनके सेल्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा उनका केयर करती है और हमें कैंसर नहीं होता। और बदकिस्मती से कभी कुछ इंसानों में जब कैंसर एक्सप्रेशन हो जाता है, वहां पर बेटा जो कैंसरस सेल्स होती है वो इवेड करती है, चकमा देती है एनके सेल्स को और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को। कैसे बेटा, एक लंबी कहानी। मेरा पार्ट बेटा जो पीजी में पार्ट था वो यही एक पार्ट था, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी। क्या है बेटा ये, कितना खतरनाक तरीके से ये कैंसर सेल्स फिर इम्यून सिस्टम को इवेड करते हैं, चकमा देते हैं। एक लंबी कहानी नहीं पढ़ा सकता हूं बेटा यहाँ पे, ना आपको बोल सकता हूं, ना आपको वो जरूरत है। तो चले बेटा नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। Colony stimulating factors, they are mainly produced by macrophages. Majority of beta cytokines इन्हीं macrophages और बेटा T helper cells से बनते हैं। They help in multiplication and differentiation of leukocytes, WBCs in bone marrow. क्योंकि आपको पता है बेटा जब इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन के टाइम मैंने कल भी आपको कहा था कि हमारी WBCs का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज। नॉर्मली 6000 to 8000 होता है पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, और जब किसी को इन्फेक्शन होता है ये नंबर बेटा शाबाश 20,000, 30,000, 40,000 तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बेटा कंटिन्यूअसली बोन मैरो से WBCs की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है, क्योंकि जितनी WBC ज्यादा बनेगी न्यूट्रोफिल ज्यादा आएंगी, मोनोसाइट ज्यादा बनेगी, फिर मैक्रोफेजेस ज्यादा बनेगी, और बेटा लड़ने की ताकत क्या आएगी, ज्यादा। सिपाही क्या बनेंगे, ज्यादा, और वो पैथोजन को बेटा बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। सो दिस वाज द साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर के बाद बेटा आपको कुछ और चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी जो आपको एनकाउंटर होती है बेटा इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, प्लीज बेटा यहां पर याद रखिएगा, ये मैं थोड़ा बहुत एडिशनल यहां पे पढ़ा रहा हूं ताकि बेटा आपको थोड़ा बहुत ये भी पता चले कि हमारे ब्लड में इम्यून प्रोटीन्स और होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, और ये कुल मिला के 30 प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में जो बेटा हमारे लिवर में बनते हैं, और ये 30 प्रोटीन्स कलेक्टिवली बेटा एक सिस्टम बनाते हैं, दैट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अगर आपने 11th में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा,
मैंने आपको क्लॉटिंग पढ़ाई थी, कहा था कि देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन आवर ब्लड, और वो एक सिस्टम के जरिए काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कास्केड सिस्टम। एक दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है, तीसरा चौथे को एक्टिव करता है। जब मैंने आपको हीमोफिलिया पढ़ाया था, वहां पे मैंने इनफैक्ट आपको बेटा कास्केड सिस्टम की डायग्राम भी दिखाई थी, अगर आपको याद होगा। इसी तरह बेटा जब इम्यून कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो ये 30 किस्म के प्रोटीन मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और अल्टीमेटली बेटा फिर कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं जो इन पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इसी कलेक्टिव एफर्ट को जो 30 प्रोटीन हमारे ब्लड में होते हैं मेनली एज इम्यून प्रोटीन्स, और पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने की फितरत रखते हैं, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, इन 30 प्रोटीन्स को हम कलेक्टिवली एक सिस्टम के तले लाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज कंप्लीमेंट सिस्टम। और ये 30 के 30 प्रोटीन्स कहां से बनते हैं? लिवर से। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम आर एंजाइमेटिक प्रिकसर्स। Complement system is functional through both innate as well as acquired immunity. Acquired immunity के जरिए भी ये काम करता है और innate immunity के भी जरिए काम करता है। देखिए बेटा वजह क्या है? innate immunity का मतलब हुआ कि यहां पे ये डायरेक्टली पैथोजन को देखकर ही एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जरिए बेटा ये तब एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज बेटा बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं ना। सो जब तक बेटा बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तो इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट की है। सो ये दो तरीकों से अपने काम करता है, डायरेक्टली पैथोजन को देखकर भी काम करता है, और बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखकर या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को देखकर भी एक्टिवेट हो जाता है। सो ये दोनों इम्यूनिटीज के जरिए अपना काम करता है, इनेट भी और एक्वायर्ड भी। अब जब ये इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि हम इस टाइम इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, जब ये इनेट इम्यूनिटी के जरिए फंक्शनल होता है, तो ये फंक्शनल होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और इट्स टॉक्सिन या उसका टॉक्सिन थ्रू एक पाथवे के जरिए, एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पाथवे और प्रोपेरिडिन सिस्टम। क्योंकि ये दो पाथवेज के जरिए काम करता है, अल्टरनेट पाथवे एंड क्लासिकल पाथवे। अल्टरनेट पाथवे के जरिए जब ये काम करता है तो इनेट इम्यूनिटी के जरिए काम करता है, तो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट बन जाता है, और जब ये क्लासिकल पाथवे के जरिए काम करता है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट बनता है। सो ये ऐसा सिस्टम है जो बेटा दोनों में काम करता है, दोनों सिस्टम्स में काम करता है, इनेट इम्यूनिटी में भी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी। इनेट इम्यूनिटी में डायरेक्टली पैथोजन को देखकर ये काम करता है, और बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को देखकर काम करता है। पर जब ये इनेट इम्यूनिटी में पैथोजन को देखकर काम करता है, उस टाइम जिस पाथवे के जरिए प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट पाथवे। और जब ये बेटा शाबाश एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को देखकर एक्टिवेट होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जरिए एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम जिस पाथवे के जरिए ये 30 प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और काम करते मिलजुल के, ताकि बेटा ये इस पैथोजन को खत्म करे, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज क्लासिकल पाथवे। अब अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है? उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, C1 C2 C3 C5। सो बेटा अल्टरनेट पाथवे में एंड पढ़ा रहा हूं इसका, मैं पढ़ रहा हूं कि प्रोटीन आके कितने एक्टिवेट कर सकता, एंड पे क्या होता है? इसमें बेटा एक कंपोनेंट होता है C5 कंपोनेंट, एंड पे, एंड का स्टेप में बोल रहा हूं। तो अल्टरनेट पाथवे में जहां पर ये इनेट इम्यूनिटी के जरिए काम करता है, जो ये C5 कंपोनेंट इसका होता है, ये दो बेटा यूनिट्स में टूट जाता है, C5a एंड C5b। जो C5a है उसको हम बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैगमेंट कहते हैं, और जो C5b होता है इसको हम मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं? इनेट इम्यूनिटी में जब ये पैथोजन को देखता है, ये एक पाथवे के जरिए काम करता है, ये 30 प्रोटीन्स बेटा कलेक्टिवली एक पाथवे के जरिए काम करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट पाथवे और प्रोपेरिडिन सिस्टम। तो इस सिस्टम में एंड पे क्या होता है? इसका एक सब यूनिट होता है, 30 में से एक सब यूनिट होता है C5, वो टूट जाता है दो कंपोनेंट्स में, C5a एंड C5b। C5a कंपोनेंट को हम BAF कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैगमेंट, और C5b को हम कहते हैं बेटा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, MAC। सो अल्टीमेटली बेटा दो चीजें इसमें बनते हैं, BAF एंड MAC। तो अब हम देखेंगे BAF क्या करेगा और MAC क्या करेगा, और कैसे एक पैथोजन को एक खत्म करेगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। चलिए BAF क्या करेगा? बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैगमेंट BAF सराउंड्स द पैथोजन। ये बेटा पैथोजन के इर्द गिर्द सराउंड करता है। ये सपोज बैक्टीरिया है तो अब BAF इसके इर्द गिर्द, BAF को मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा, ये BAF इसके इर्द गिर्द सराउंड हो जाता है। सो ये बेटा पैथोजन है, अब इसके इर्द गिर्द BAF कंपोनेंट सराउंड हो गया। अब बेटा इसकी वजह से इसकी फाइगोसाइटोसिस एनहांस हो जाती है। अब मैक्रोफेजेस इसको बहुत अच्छी तरह से खाते हैं बेटा। तो
युथु तुम सुबह चोट तो चाय छु ना यहां दिन युथु चे चाय कप तो चोट छे यहां दिन हशी चोट मा छ खेन की कूत अजाब छ गसान हशी चोट खेन से मगर येल चा थन छे पेट मथित आसान बटर आई शाबाश या फिर जैम इसके ऊपर मला होता है हमें मजा आता है ना खाने में। इसी तरह बेटा जो आपकी मैक्रोफाज है अगर पैथोजन के इर्द गिर्द बेटा बैफ जुड़ा होता है बी बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैगमेंट जुड़ा होता है तो इसको खाने में मजा आता है ये पैथोजन को बहुत मजे में अंदर ले जाती है। सो इसकी वजह से बेटा इसकी फाइगोसाइटिक एक्टिविटी एनहांस हो जाती है। सो जब बेटा पैथोजन अकेला था तो पैथोजन जब अकेला था तो मैक्रोफाज बेटा इसको अच्छी तरह से नहीं खा पाती इसको अच्छी तरह से फाइगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है मगर क्या थन छना इंदे निवा वाल थन कुछ मथा बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैगमेंट जिसको हम बैफ कहते हैं जो बेटा कंपोनेंट कहां से बना बेटा फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ C5 और C5 का एक कौन सा कंपोनेंट था C5A। तो जब C5A या बैफ इसके इर्द गिर्द पैथोजन के इर्द गिर्द आता है तो ये मैक्रोफाज इसको बहुत मजे में अच्छी तरह से अंदर निकलती है। इसी तरह बेटा जो इसका दूसरा कंपोनेंट है बैफ मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है ये बेटा पैथोजन है ये पैथोजन के साथ अब बेटा शाबाश मिल जाता है कौन मिल जाता है शाबाश बेटा मैक और ये मैक क्या करता है इस पैथोजन के साथ बेटा जो ही मिलता है तो पोर्स करता है तो इन्हीं पोर्स के जरिए पानी अंदर चला जाता है जिसकी वजह से बेटा ये पैथोजन इसकी लाइसिस हो जाती है फट जाता है। सो दैट मींस कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब इनेट इम्यूनिटी के जरिए काम करता है तो ये दो खिलाड़ी बनाता है वन इज कॉल्ड एज बैफ एंड अनदर इज कॉल्ड एज मैक। बैफ पैथोजन के इर्द गिर्द बेटा सराउंड होता है सो दैट्स कॉल्ड एज ऑप्सनाइजेशन। सो जब ये ऑप्सनाइजेशन करता है ये बेटा इस पैथोजन के इर्द गिर्द बेटा शाबाश पेस्ट बनाता है पैथोजन के इर्द गिर्द बेटा जुड़ जाता है तो इसकी वजह से फाइगोसाइटिक सेल्स उसको इजीली निकल पाती है इजीली खा पाती है मक्रोना पैथोजन एमसी। और मैक क्या करता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है वो इस पैथोजन के इर्द गिर्द बेटा जुड़ जाता है इसके साथ जुड़ जाता है इसमें सुराख कर देता है पैथोजन में जिसकी वजह से बाहर से पानी इसके अंदर जाता है जिसकी वजह से बेटा ये पैथोजन फट जाता है इसकी लाइसिस हो जाती है। अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां देखोगे ये आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां ये अल्टरनेट पाथवे नीचे और ऊपर क्लासिकल पाथवे को आप मत देखो आप अल्टरनेट पाथवे को देखो। अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है कि C3 हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये C3 दो कंपोनेंट्स में टूटता है C3B एंड C3A। C3B फिर बेटा मिलता है किसके साथ C5 के साथ और C5 को तोड़ता है इनटू C5A एंड C5B। ये आपका C5A है और ये आपका C5B है या चले बेटा ये C5B है और ये C5A है। सो जो ये C5B है ये बेटा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है पैथोजन के साथ मिला सुराग बना और इसकी वजह से स्वेलअप हुआ और ये डिस्ट्रॉय हुआ और उसी टाइम बेटा C5A जो है जिसको हम एक और नाम देते हैं BAC ये पैथोजन के साथ जुड़ जाता है और उसकी फाइगोसाइटोसिस को क्या करवाता है एनहांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। चले बेटा लास्ट अगला इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इस पे नजर रखना बेटा इस पे नीट में क्वेश्चन आया है इसलिए बेटा पढ़ा है। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद एक और चीज अब आपको बेटा दिमाग में आनी चाहिए इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या है? इट ऑकर्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इट्स एंटीजन और टॉक्सिन और एलर्जी। अगर बेटा आपकी बॉडी में किसी भी जगह कोई पैथोजन जाता है सपोज बेटा या कोई एंटीजन जाता है या कोई एलर्जन जाता है सपोज तुल टोप दिसमुच अगर तुम तुलुर छो ना टोप दिवान समझ में आ गया वो क्या गसान सारे खुद गॉड ना तछी कशुन या कशुन क्यों उसके बाद बेटा सबसे पहले खुजली आती है जिसको हम बेटा कहेंगे इचिंग। उसके बाद खुजली के बाद आपने देखा होगा कि खुजली के बाद एक और चीज आता है दैट इज पेन दर्द उठता है। दर्द के बाद बेटा फिर एक और चीज होता है दैट्स कॉल्ड एज रेडनेस होता है कि नहीं। और रेडनेस के बाद आपने देखा होगा फिर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग के बाद उस एरिया से बहुत ज्यादा गर्मी निकल के आ जाती है हीट प्रोड्यूस हो जाती है उस एरिया में। At that time बेटा we call it as inflammation और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कैसे थी तुलुर छना टॉप दिवा वो बेटा एंटीजन हमारे स्किन में डालती है और ये एंटीजन हमारे लिए इरिटेंट है और ये इरिटेंट जब हमारे बेटा बॉडी में आया या पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो हमारी टिश्यूज में बेटा एक खास किस्म की सेल है मल्टी डायमेंशनल
सपोरिया बम्बरी गसा एमिस पैथोजेनस मैक्रोफाज ते बम्बरी करा न्यूट्रोफिल ते बम्बरी करा बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ते बम्बरी करा ए बेटा टी लिम्फोसाइट्स भी बी लिम्फोसाइट्स भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हर किसी तरह से बेटा इसमें मुसीबत आ जाते हैं। अब उसी टाइम बेटा इस टिश्यू में एक सेल होती है मास्ट सेल जो एक्चुअली बेसोफिल होती है, ये फट जाती है, डिग्रेनुलेट हो जाती है और एक केमिकल प्रोड्यूस करती है एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हिस्टामाइन। और अब ये खेल सारा हिस्टामाइन खेलता है। बेटा कशन छुआ कुन विज यहां युथुय ते इसके पेट कशन आसो ना यहां अछना कुन विज तछिन यहां हे मेनाव कशन छुना छु कशान बेटा पत युथुय छु कशान छु युथुय कशन छु यहां गडछनो छु कशन क्या जा तला मैं वनु का कशन क्या यहां क्योंकि ये तस्ते इसके पेट तो कशन यो ना ताते हिस्टामाइन बेटा मास सेल फटान वो क्या निकालती है हिस्टामाइन बहुत कम क्वांटिटीज में एंड इससे हमें खुजली आ जाती कशन छु यहां पत इस बेटा नमोसित कशान युथुय नमोसित इस कशान छु इसना कशन चलान क्यों? क्योंकि जब आप नाखून से बेटा खुजलते हो ना तो ये हिस्टामाइन एक ही जगह था ना, पर जब आप खुजलते हो तो ये हिस्टामाइन बेटा फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और खुजली का एहसास कम। So येlte इसकी पेट क्वेश्चन आसे वन 9 हिज द्रिचो दैट इज कैचेस अ मास सेल गोस डिग्रेनुलेट। मगर जब बेटा कोई एलर्जिन अब आता है, कोई एंटीजन आपके स्किन में आया, आपके टिश्यू में आया, आज गसन मास सेल ज्यादा डिग्रेनुलेट, आज बनना ज्यादा खुद ज्यादा हिस्टामाइन तो छिन वतना ज्यादा बेटा यु तचिन वत अच्छे पेन ते प्रोड्यूस करा रेडनेस क्या है गसा। देखिए बेटा रेडनेस इसलिए होती है, अभी मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा, ये बेटा आपकी ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, ये आपका स्किन है। अभी मैं आपको बेटा डायग्राम पे ही दिखाएंगे सीधे वंका तुलबता जाद खुशकर। ये बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा प्लीज, नजर बराबर रखो। ये आपका यहां पर बेटा स्किन है। सपोज बेटा ये टिश्यू डैमेज हुई, इस टिश्यू डैमेज के जरिए बैक्टीरिया आपके आ रहा ना बेटा, ये बैक्टीरिया आ गया ना, डायग्राम पे नजर रखो बेटा, ये बैक्टीरिया आया ना आपके टिश्यू में, या अभी अभी बेटा एक शाबाश हाउस या सॉरी बेटा हनी बी आई और इस हनी बी ने आपको डंक मारा, और बेटा जब डंक मारा तो इथी कोंड मोरन, एक्चुअली बेटा ये डंक इसके पीछे होता है टेल में, सो बेटा एब्डोमेन रीजन में, तो जब डंक मारा तो ये डंक आपके बेटा शाबाश किस में आ गया, आपके स्किन में। तो यहां पर बेटा खास किस्म की सेल्स होती है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज मास्ट सेल्स, और ये मास्ट सेल्स फट जाती है और रिलीज क्या होता है बेटा, हिस्टामाइन, चाहे ये बैक्टीरिया हो या कोई एलर्जिन सब्सटेंस। तो जब हिस्टामाइन यहां पे बेटा रिलीज होता है तो खुजली शुरू, पेन शुरू, और उसी टाइम बेटा ये आपकी ब्लड वेसल है ना, यहाँ पे इस ब्लड वेसल में है ना आपकी न्यूट्रोफिल्स, कथा करियो बेटा, ये न्यूट्रोफिल्स बेटा बाहर निकलनी चाहिए ना, ताकि वो इस एंटीजन को या इस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करे। तो अब बेटा ये क्या करता है, हिस्टामाइन आपकी वाजो डायलेशन करता है, ये आपकी ब्लड वेसल को डायलेट करता है। और जब ये कैपिलरी डायलेट हो गई, जरा गौर से देखिएगा बेटा, क्या कहना है कैपिलरी डायलेट, तो इसकी वजह से बेटा ब्लड इसमें ज्यादा चलेगा। कब ज्यादा चलेगा, क्योंकि डायमीटर इंक्रीज गो तो ब्लड वेसल डायलेट हो गई, तो इसमें ब्लड क्या चलेगा, ज्यादा, और जब ब्लड इसमें ज्यादा आएगा तो न्यूट्रोफिल्स भी ज्यादा आएंगी ना इसमें, तो ये न्यूट्रोफिल जब ज्यादा आएंगी उसके बाद ये कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। सो जब ये कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है तो अब बेटा शाबाश, ये न्यूट्रोफिल्स येलो देख रहे हो ना बेटा, ये न्यूट्रोफिल्स है ना आप, या मोनोसाइट्स, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स अब डायपेडिसिस के जरिए आती है कहां बेटा, इनटू द टिश्यू, फ्लूइड्स भी निकल के आते हैं टिश्यूज में, और जब फ्लूइड्स बेटा टिश्यूज में आ गए, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट टिश्यू में आ गए, स्वेलिंग, और फिर क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स और बेटा ये मोनोसाइट्स इस पैथोजन को बेटा खाते हैं, समझ में आ गया। और यहां से अगर ये एलर्जिन होगा जो बेटा इस हनी बी ने डाला, तो इसकी वजह से भी बेटा ये न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स है इसको खाएंगे, खत्म करेंगे। तो देयरफॉर बेटा इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी प्रोटेक्टिव प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है, बट इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन बेटा कौन प्रोड्यूस करता है, मास्ट सेल जो हमारे टिश्यूज में रहते हैं। तो यही वजह है कि जब बेटा आपको कोई बेटा एलर्जिन कोई या कोई फॉरेन सब्सटेंस आपके टिश्यू में आता है या कोई बैक्टीरिया आपके टिश्यू में आता है, वहां पे आपको सबसे पहले खुजली हो जाती है, पेन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। रेडनेस क्यों हो गई, क्योंकि इस एरिया में ब्लड वेसल डायलेट हो गया ना, और जितनी ब्लड वेसल डायलेट होंगी, ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया की ओर ज्यादा होगी तो रेडनेस आएगी, हीट ज्यादा डिसिपेट हो जाएगी, इसलिए बेटा हीट प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पे। और बेटा शाबाश स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बॉडी फ्लूइड्स, प्लाज्मा और बेटा जो आपकी सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स आ जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है। और फिर जो ही बेटा एंटीजन न्यूट्रलाइज होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, तो ये एरिया बेटा वापस नॉर्मल हो जाता है। दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो हम अभी बेटा अब यहां पर देखेंगे। It occurs at the site of infection due to presence of pathogen, its antigen or toxin and allergens. It is characterized by itching,
pain, redness, heat, and swelling. During inflammation, mast cells present in tissue releases histamine. Histamine plays a major role in inflammation. It causes vasodilation and increases capillary permeability so that the phagocytic cells and plasma come out from the blood towards the site of infection and eliminates the pathogen and neutralizes its toxins. इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी जल्दी चले बेटा ये देखिए बेटा 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इचिंग पेन सपोज यहां पर बेटा इंफेक्शन है फिर पेन होगी हीट प्रोड्यूस होगी रेडनेस होगी इस एरिया में और स्वेलिंग हो जाएगी क्यों क्योंकि ये सब कुछ किसके जरिए होता है बेटा हिस्टामाइन जो किसने रिलीज किया होता है बेटा शाबाश आपकी मास्ट सेल ने स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका चले बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया जल्दी तो इसी के साथ बेटा आपका जो इनेट इम्यूनिटी है वो खत्म हो गया